हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैंने आप लोग का फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ। इसके पहले हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एमसीक्यू देख चुके हैं पॉलिटी में प्रीवियस ईयर। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। आज हम टोटल 150 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ये 1950। तो जो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, ठीक है। और जो राष्ट्रगान है उसको गाने के समय कितना लगता था? 52 सेकंड। और 24 जनवरी 1950 को ही जो हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन के हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? तो क्या है? 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट हमारा है संपूर्ण राष्ट्रगान का वंदन गायन काल कितना था? 52 सेकंड। राष्ट्रगान हम लोग कितने सेकंड में गाया जाता था? 52 सेकंड में। नेक्स्ट है भारत शासन द्वारा जो राजकीय चिन्ह है, जो स्टेट सिंबल है, कब से अंकित किया गया है? तो कब से किया गया है? तो ये भी किया गया हमारा 26 जनवरी 1950। कब किया गया? 26 जनवरी। तो भारत शासन द्वारा जो राजकीय चिन्ह है वो 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया है। आइए कहाँ से लिया गया? वाराणसी, सारनाथ, अशोक सिंह असम। नेक्स्ट हमारा है भारत के संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? ये किया गया 22 जुलाई 1947। ऑप्शन ए इसका राइट है। तो अगर राष्ट्रीय ध्वज पूछे तो 22 जुलाई 1947। अगर राष्ट्रीय गान पूछे तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। स्टेट सिंबल पूछे तो 26 जनवरी 1950 को। और जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया इसमें कितनी तिलियां? 24 तिलियां। अर्थात जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई के अनुपात क्या था? 3:2 है। क्या है? 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच 21 तिलियां थी, तो गलत होगा। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई 3/2 नहीं, 4 नहीं 2 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 सही है। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया? तो 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो ये किया गया 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है आपका बाघ। क्या है? बाघ है। इसका जो वैज्ञानिक है तो पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। देश की बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना, तो बाघ परियोजना कब चलाई गई? 1973 में। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो ये हमारा कमल है। क्या है? यह हमारा कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो पक्षी है यहाँ मोर। क्या है? मोर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मुर्गा, नपो क्रिस्टेस, ठीक है। तो ये भी कब पूछ देता है। और भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है। और राष्ट्रीय पुष्प का बात करें तो कमल है। राष्ट्रीय फल का बात करें तो आम है। अगर राष्ट्रीय वाक्य का सत्यमेव जयते, और जो सत्यमेव जयते किससे लिया गया था? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए किस उपनिषद लिया गया। और जो सारनाथ है वाराणसी का स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। और जो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, किस उपनिषद से लिया गया, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो बताइए किसका प्रतीक है? ये हमारे न्याय का प्रतीक है। जो भारतीय ध्वज में जो चक्र है वो किसका प्रतीक? न्याय। भारतीय सफेद पट्टी और नीले रंग का चक्र है जिसका प्रारूप सारनाथ के जो अशोक सिंह स्तंभ से बने चक्र से लिया गया, जिसमें 24 तिलियां। और भारतीय ध्वज का अनुपात क्या था? 3:2। नेक्स्ट, भारत राष्ट्रीय औरों की कुल संख्या क्या है? तो ये है 24। क्या है? 24। नेक्स्ट, जो भारतीय पंचांग के संबंध कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। हम लोग जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर में, ठीक है, और इसको जब अपनाया गया तो 22 मार्च 1957 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो राष्ट्रीय प्रतीक से सब क्वेश्चन खत्म हुआ। आज हम अब देखेंगे राज्य और राज्य संघ क्षेत्र, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी 1 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों या किन से किया गया है? तो भारत और इंडिया। किसे? भारत और इंडिया। तो देखिए संविधान में भारत भी बोला गया, इंडिया भी बोला गया, लेकिन कहीं हिंदुस्तान वर्ड का यूज नहीं किया गया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दोनों नाम से भारत और इंडिया के रूप में किया गया। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये राज्यों का संघ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या? तो राज्यों का यूनियन, राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का संघ। राज्यों का समूह नहीं, राज्यों का संघ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो देखिए तो आर्टिकल 1 तो हमारा बोलता है भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल 2 है वो बोलता है अगर कोई बाहरी राज्य को अपने मिला लिया जाए। और आर्टिकल 3 बोलता है अगर अंदर किसी राज्य को नाम चेंज करना है, उनकी सीमा परिवर्तन, तो आर्टिकल 3 इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। अगर बाहरी राज्य का नाम चेंज उनके अपने मिला तो आर्टिकल 2 का यूज करेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का निर्माण, उनके क्षेत्र, उनके सीमा और नाम में परिवर्तन का अधिकार है, ठीक है। भारतीय संसद निर्णय जबकि अनुच्छेद 1 राज्यों का संघ और आर्टिकल के भारतीय संघों के नए राज्यों के प्रवेश स्थापना शक्ति प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, राज्यों के गठन की शक्ति समाहित किसे? राज्यों के गठन की शक्ति किसमें? तो ये है संसद में।
राज्य गठन की शक्ति किसको दिया गया? संसद को दिया गया। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति किसको दी? ये भी संसद को दिया गया। नेक्स्ट, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करना था नए राज्य का स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित किसे प्राप्त? थी भी संसद को प्राप्त है, आर्टिकल 3 के अनुसार। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा भी है, भारतीय संघ के अंदर किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो भारत के संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्य के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो नए राज्य के निर्माण के बारे में सही नहीं है। तो संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती तो सही है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और 14वीं अनुसूची के संशोधन का प्रावधान है, ये तो गलत होगा। ठीक है, इस प्रकार की विधि का अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के संविधान का संशोधन समझा देगा नहीं, ये गलत, ये इसके तहत नहीं होता है। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल में निर्देश नहीं कर दिया जाए जिस क्षेत्र सीमाओं में। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो ये सही नहीं है, क्योंकि इनका जो नए राज्यों के निर्माण के बारे में 368 से कोई भी वो संबंध नहीं है। नए राज्यों के निर्माण की विधि तो 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, इनको साधारण बहुमत से ही पारित किया जाता है। ठीक है, संसद साधारण बहुमत से ही निर्माण कर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद इस प्रकार की विधि 368 के प्रयोजन संविधान संशोधन नहीं समझी जाती, अन्य विकल्पों में नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में सही है। ठीक है, भारत का एक नया राज्य सृजन करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 बहुमत। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत कम से कम है। इसका राइट आंसर तो बी होगा, साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, भारत संघ नहीं है, नहीं, भारत राज्यों का संघ है। किसी भी राज्य क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ए गलत है लेकिन आर सही है। एक गलत है, ये राज्यों का संघ है लेकिन आर सही है। किसी भी जो राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति किसकी प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। देखिए यहाँ पे है, संविधान के अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, और किसी राज्य के क्षेत्र उनका सीमा या नाम में परिवर्तन हो, राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना आर्टिकल 3 के है, लेकिन किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद का अधिकारी नहीं है। वो इसके लिए वो जो भी प्रस्ताव संसद को जरूरी है मान्य नाम में, वो अपने हिसाब से भी चीजें वहां बस एक बताना जरूरी है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति आवश्यक है, तो किसका? राज्य की नहीं, राज्य की विधानसभा सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य के राज्य क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य के क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम बढ़कर किसी राज्य संघ को राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। इसका राइट आंसर डी होगा। क्या होगा? डी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के अंदर किसी राज्य की सीमाओं में बदलने, नए राज्य का निर्माण करने तो उनके राज्य नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है, केवल संसद को दिया गया, राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के नए कानून द्वारा संभव नहीं है? तो राज्यों का गठन सही है, आर्टिकल 3 के तहत राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन सही है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन सही है, और नए राज्यों का प्रवेश सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नहीं होगा। ठीक है, ये समझ नहीं है। नए राज्य का गठन कर सकता है, राज्यों के क्षेत्र में आर्टिकल 2 के तहत कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत क्या? नए राज्यों के निर्माण कर सकता है और नए राज्य बना सकता है, उनके क्षेत्र, उनकी सीमाओं में नाम में परिवर्तन का अधिकार है, लेकिन 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश का अधिकार है। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित तत्व विचार दिए गए कूट का सही सत्य बताइए। तो संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारत राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत, ठीक है, एस के धर आयोग ने राज्य पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वजह दी है। ठीक है, पंडित नेहरू और सरदार पटेल और प्रतिभा सीताराम न्याय के अवस्था में कांग्रेस पार्टी इन राज्यों के पुनर्गठन में भाषा आधार के पक्ष में नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर सभी तीनों सही है। आप देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं, जब नए राज्य, जो सब राज्य, जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया तो सब राज्य अपने अपनी भाषा, जो साउथ के राज्य है वो अपने भाषा के आधार पर कहने के हमारे भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने की मांग हो गई। तो इस हिसाब से कमेटी बैठाई गई। ठीक है, तो कमेटी बैठाई गई। डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है राज्य संघ, समझौता परिणाम नहीं होने का। ठीक है, तो फिर एक आयोग कमेटी, उसका कमेटी क्या नाम? तो धर आयोग 1948। ये क्या है? 1948 ये भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करती है। तो जो धर आयोग है, पूछ देगा धर आयोग कब बना था? 1948 बना था। ये भाषाई आधार पर विरोध करती है राज्यों का, ये प्रशासनिक सुविधा की वजह देती है। फिर जेवीके राव समिति, जीबीपी कमेटी बना था 1948 में, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1948 में, इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया था। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघनात्मक व्यवस्था के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। सही है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। दोनों में आपको बताना होगा, पहला होगा, भारतीय संविधान के तहत राज्यों को संघ की स्थापना की गई है जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ संविधान के संघ में नए राज्यों में प्रवेश, उनकी स्थापना कर सकते थे, तो नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्यों को बागुत अलग या नए राज्यों का निर्माण करते, परंतु संविधान के तहत किसी भी राज्य को संघ से पृथक हो सकने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के तहत सभी नागरिकों को वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार का प्रयोग भारत की प्रभुत्व, अखंड और राज्य की विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोकतंत्र व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार हितों अथवा न्याय युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है, राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है, तथा भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी
वो संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1946 को कितने राज्य और कितने संघ बनाए थे? कितने? तो ये बनाया था आपका 14 राज्य और 6 संघ। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग गठन किया। तो किस आयोग? तो फजल अली, काफी इंपॉर्टेंट है, फजल अली आयोग, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, इसमें 14 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए और आंध्र प्रदेश ऐसा प्रथम देश है जिसका पहला राज्य भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। तो कब किया? 1 अक्टूबर 1953। पूछ देता है कि पहला भाषा के आधार पर गठित राज्य को आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में, और जो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्यों के संघ हुए थे? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1946 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई? तो कितने की गई है? तो ये 12 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो इसमें है 28, इनमें से कोई नहीं, और इसमें 28 राज्य और संघ केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी होती है? 28 हो गई। और 28 राज्य कौन सा बना? तेलंगाना 2014 में जो बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए, जो 2 जून 2014 तेलंगाना 29वां राज्य के रूप में, लेकिन जम्मू कश्मीर जब राज्यों को 2 संघ राज्य क्षेत्र विभाजन में टुकड़ा, जो 28वां तथा दादरा नगर हवेली दमन और दीव विलय के बाद 8 हो गई। भारत में कितने संघ, ये संघ शासित प्रदेश है? तो कितने हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो आपको बताना है कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो गोवा। तो गोवा नहीं है। भारत के संविधान में पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्य का अंतर्गत, जबकि शेष विकल्प संघ राज्य। तो गोवा क्या एक राज्य है? दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। किस संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 69 में। 69 में संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत कौन सी? तो 69 में संविधान संशोधन 1991 जो दिल्ली है वो संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न के स्तर पदों को बनाने के साथ ही मिलान करना। तो आपको इसमें से मिलान करना है, किसका गठन कब किया गया था? तो चलिए देखते हैं। जो 1 नवंबर, इसका राइट आंसर जो 1 नवंबर 1956 में हुए राज्यों को पुनर्गठन के तहत जो केंद्र पद थे, 1 नवंबर 1970 लक्षद्वीप का नाम दिया गया था। 1 नवंबर 1973 में लक्षद्वीप बना। यहाँ पे हम ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे भी आप एक बार सारे याद कर सकते हैं। एक बार हम लोग देखते हैं। देख, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 1953 को। गुजरात का गठन कब हुआ? तो गुजरात को 1 मई 1960 में। तो आगे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, फिर गुजरात का गठन हुआ। और देखिए, मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में हुआ था। ठीक है, और फिर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में हुआ था। ठीक है, और फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना 2000, सॉरी तेलंगाना नहीं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में हुआ था। अब तो इसे हमको याद करना है गोवा। ठीक है, गोवा, तेलंगाना तो याद ही हो जाएगा ऐसे भी, और फिर उसके बाद से याद करना है सिक्किम और हिमाचल प्रदेश और इतना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश आपको पता है 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 में। गुजरात 1 मई 1960 में। तो गुजरात क्या 1 मई 1960, तो पहला गुजरात में 1960 में था। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात 1960 में, फिर उसके बाद से नागालैंड आएगा 1963 में, फिर हरियाणा 1966 में। तो आंध्र प्रदेश 1953 में, गुजरात 1960 में, और फिर नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, फिर हिमाचल प्रदेश 1971 में। हिमाचल प्रदेश का 1971। वही मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972, 21 जनवरी 1972। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में। और उसके बाद से हमारा आएगा सिक्किम 1975 में, मिजोरम अरुणाचल 1987 में, गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और ये झारखंड 2000 में, और तेलंगाना 2014 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 अंदर कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मिनिमम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति संविधान में से कौन सा इतनी सही सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पुडुचेरी 2040 के पहला में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दीव, खंबात खाड़ी एक टापू, दमन नदी को 56वें संविधान से गोवा से अलग कर दिया गया। दादरा और नागर हवेली को 1954 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत है। तो दादरा और नागर हवेली 1954 के पुर्तगाली शासन के अधीन थे, ना कि फ्रांसीसी। ठीक है, जो दादरा और नागर हवेली 1954 में पुर्तगाली के अधीन थे, ना क्या। और फिर गोवा को 98 से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का राज्य बन गया था तो किसके द्वारा, किस अधिनियम द्वारा?
तो यह 35वें संशोधन के अंतर्गत 1975 में, 35वें संविधान संशोधन 1974 के सिक्किम भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसको सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाया गया था। तो पूर्ण राज्य का दर्जा ना हो तो 1974 लगा सकते हैं 35वें। ऐसे 36वें संविधान संशोधन द्वारा 22वां राज्य बना था 1975। निम्नलिखित संविधान संशोधन में किसके द्वारा सिक्किम को विविध भारत संघ पूर्ण राज्य का दर्जा बनाया? 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में। नेक्स्ट, बिहार को काट कर पृथक वनांचल राज्य बनाया गया था, किसके द्वारा? तो ये बनाया गया था इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार किए जाने का कौन था? आपको पता है तेलंगाना 2014, ठीक है, झारखंड 2000 में, ठीक है, और गोवा कब बना था? 1987 में, और हरियाणा कब बना था? तो इस हिसाब से क्या होगा, सबसे पहले तो गोवा ही आ जाएगा, ठीक है, और फिर आएगा आपका हरियाणा भी आ जाएगा। तो पहला आगे होगा हरियाणा, आगे होगा नहीं, नीचे दिए कुछ ऐसा ही उत्तर चयन कीजिए। तो सबसे पहले तो क्या होगा? तो सबसे पहले हमारा हरियाणा होगा। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1987। सॉरी, गोवा का गठन कब हुआ था? तो 90, अच्छा ये था, तो हरियाणा का 1966, हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1966, हाँ ये भूल गया था। तो सबसे पहले तो हरियाणा ही आएगा, फिर उसके बाद से गोवा का 2014, फिर इसका 2000, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके निर्माण के अनुसार, तो आपको बताना छत्तीसगढ़ तो 2000 में बनाया गया था, फिर झारखंड भी 2000 में ही बनाया था, अरुणाचल प्रदेश कब बनाया गया था? फिर सिक्किम 1975 में बनाया गया, और अरुणाचल प्रदेश कब बनाया गया था? बताइए, अरुणाचल प्रदेश का बना था। आंध्र प्रदेश 1953 में बनाया गया था, फिर गुजरात 1960 में बनाया गया था, ठीक है, गुजरात के बाद कब आएगा, कौन आएगा? फिर राजस्थान 1956 में बनाया गया था, महाराष्ट्र और जो गुजरात 1960 में बनाया गया था, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, और हरियाणा 1966 में। तो नागालैंड 1963 में और हरियाणा 1966 में, और हिमाचल प्रदेश 1970 में, मेघालय और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का कब गठन हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000। वही उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, यहाँ पे दिखाया देखिए, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, झारखंड 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य गठन हुआ था तो 2000 में, 9 नवंबर। किस वर्ष झारखंड का गठन? तो 2000 में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही क्रम के अनुसार से जाइए। तो 1975 में तो ये हुआ था, ठीक है, मेघालय और नागालैंड कब हुआ था? तो 1970। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को बनाने का सही कालक्रम की पहचान कीजिए। तो इसका भी राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही जो असेंडिंग ऑर्डर है आपको बताना। तो सबसे पहले मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक बार याद कर लेंगे तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, इसमें सारा वैसे ही दिया गया है। अब भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य था? आपको पता है आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 में। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश बनाया गया था भाषा के आधार पर। तो बस आपको याद करना है, एक बार हम लोग फिर से जाके अच्छे से रिवीजन करते हैं, ठीक। इसका सबसे पहले हमारा कौन सा हुआ था? देखिए, आगे आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में, फिर गुजरात बना था 1960 में, महाराष्ट्र भी इससे अलग होता 1960 में, फिर नागालैंड बना था 1963 में, फिर हरियाणा 1966 में, नागालैंड 1963 में और हरियाणा 1966 में, फिर हिमाचल प्रदेश 1970, मेघालय और मणिपुर 1970 में, और मेघालय और मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में, हरियाणा 1963 में, और हिमाचल प्रदेश 1971 में, और सिक्किम 1975 में, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 1987 में, गोवा 1987 में, ठीक है। और देखिए मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में भी तीनों, फिर ये तो आपको बहुत थोड़ा ही कम आता है, एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम इसके आगे देखेंगे पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में मूल अधिकार बोलते हैं। और मूल अधिकार को बहुत ही अच्छे से मैंने आपको 10 मिनट की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया कि सारा मूल अधिकार, लिहाजा का एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं उस वीडियो से। अगर आप कर लिए तो आप सभी प्रकार के क्वेश्चन कर लेंगे। तो हम लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद ये देख सकते हैं मूल अधिकार का आगे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट यहाँ से क्या वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम मूल अधिकार के प्रश्न देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण। चलिए, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। भारत सरकार ने 1935 में मूल अधिकारों का प्रस्ताव दिया था। अगस्त 1940 में मूल अधिकार शामिल किया था। कृषि मिशन 1942 में मूल अधिकार का प्रस्ताव दिया था। इसका राइट आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट। जो नेहरू रिपोर्ट आया था मोतीलाल नेहरू को, मूल अधिकारों को 19 मूल अधिकारों को शामिल करने की बात की गई, तो इस हिसाब से पहला सही है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। ये किसने बोला था? ये बोला था आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। मूल अधिकार हमारे संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर जो राधाकृष्णन ने कहा था यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार क्या है?
तो मौलिक अधिकार क्या है या मूल अधिकार क्या है? तो बाध्य योग्य, अबाध्य योग्य, लचीले या कठोर है। तो इसका राइट आंसर होगा, बताइए, तो ये बाध्य योग्य। जो भारतीय संविधान के सामाजिक आर्थिक एजेंडे को संगठित करने के लिए जो ये बाध्य योग्य और अबाध्य योग्य दोनों तरह से व्यवस्था में मौलिक जो अधिकार बाध्य योग्य और जो नीति निर्देश क्या है अबाध्य, मतलब बाध्य योग्य। मौलिक अधिकार का हनन योग होने पर न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। जो अधिकारों को मूल, क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होता है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पहला, ये संविधान में उल्लेखित है, ये कल्याणकारी है और ये व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला, चौथा और पहला, चौथा और पांचवा। यह संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार है कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो सकते हैं वो भी 20 और 21 को छोड़ के, जो मौलिक अधिकार 20 और 21 है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, जो भी 20 और 21 मौलिक अधिकार दिया गया है उनको छोड़ के आपातकालीन स्थिति निलंबित किया। इसका राइट आंसर डी होगा, आगे बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो मौलिक, देखिए, जो मौलिक अधिकार नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार है जो राज्य की कृत के विरुद्ध गारंटी के रूप में इन्हें केवल आपातकालीन से निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 358 और 359 आपातकालीन घोषणा प्रावधान किसी मौलिक अधिकार के निलंबन संबंधित है। ठीक है, भारत मौलिक अधिकार को संबंध में करेंगे राज्य के कृत के विरुद्ध गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। हाँ, जो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, ये कहां से लिया गया? ये यूएस से, मतलब अमेरिका से लिया गया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा होगा। पहला, दूसरा और तीसरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गया? तो 1235, आर्टिकल 1235 में नागरिकों के मौलिक अधिकार की बात की गई है। इसका राइट आंसर बी होगा। तो ये कई बार पूछा है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 1235 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। वर्तमान में कितने कुल मौलिक अधिकार? 6। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है वो कानूनी अधिकार बन गया आर्टिकल 301 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधायकों द्वारा बनाए गए नियमों में प्राथमिकता प्रदान करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ये बोलता है कि ऐसा कोई अगर कानून बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों को हनन करता है तो वो शून्य हो जाएगा। आर्टिकल 13। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 में मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुरक्षित करना है? तो किसके संदर्भ में जो आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य, तो ये है मौलिक अधिकार। आर्टिकल इसका बी राइट आंसर, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए। तो किस समता का अधिकार? आर्टिकल जो 14 से 18 में समता का अधिकार दिया गया, आर्टिकल 14 में। ठीक है, देखिए, पहला जो आर्टिकल 14 है कि विधि के समान समता, विधि के, देखिए इसमें विधि के समता है, विधि के समान संरक्षण। तो विधि के समता ब्रिटेन से ये निगेटिव है, विधि के समान जो संरक्षण है वो पॉजिटिव है अमेरिका से। और जो 15 के आर्टिकल, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो राज्य है विभेद नहीं करेगा किसी के साथ। किस धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। इसके अलावा किसी भी आधार पर भेदभाव कर सकते, लेकिन 5 आधार पर राज्य किसी भी भेदभाव। आर्टिकल 16 के लोक नियोजन के विषय पर अवसर समानता। आर्टिकल अनटचेबिलिटी का अंत, आर्टिकल उपाधि का अंत। ठीक है, नेक्स्ट, जो समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेद किसके अंतर्गत? आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 6 लोक नियोजन, आर्टिकल 13 वैसे विदेश सुनो। आर्टिकल 15 क्या है? तो मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के ऊपर विभेद का प्रतिषेध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14, 15 और 16। जो समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो आपको बताना है कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। इसका जो राइट आंसर होगा आर्टिकल 14। क्या होगा? आर्टिकल 14। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के संविधान तो कौन सा अनुच्छेद कानून की समानता से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 14 हो जाएगा। देखिए कितना आया था, सी का राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में से कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है? कानून संरक्षण आर्टिकल 14 में। ये कहां से समान संरक्षण? ये यूएस से लिया, ये पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 12 के राज्य की परिवार, आर्टिकल 83 पे विद्या जो मूल अधिकार को हम सुन जाएगा और 15 यहाँ पे है। नेक्स्ट, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को आदेश या नियंत्रित विधिकार देता है, भारतीय संविधान निम्नलिखित किसका उल्लंघन करता है? आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के अनुच्छेद 14 के राज्य और भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि की समानता, विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? तो सभी के लिए कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। इसका राइट आंसर सभी के लिए कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान के अनुच्छेद किस धर्म के आधार पर
आर्टिकल पर यह एक मूल अधिकार जिसके लिए इसके अधीन में वर्गीकृत किया है तो धर्म की स्वतंत्रता शोषण के और तो ये है समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तो आर्टिकल ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मद्रास राज्य बनाम दोरायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के परिणाम निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया। इसका राइट आंसर है विधि के संबंध समता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार और क्या है अस्थिरता के विरुद्ध अधिकार और ये विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर है 15 बी जो मद्रास राज्य बनाम चमकम दोराई मामला निशिकन सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय के अनुसार जो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया। ठीक है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य जो पिछड़ों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण की सुविधा दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी जो 15 का 5 के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में गैर नागरिक सभी को आरक्षण की सुविधा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार जो ओबीसी वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा सी 15 के 4 में और 16 के 4 में। ठीक है, देखिए 15 के 4 और 16 के 4 में। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता को प्रतिबद्ध करता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद पहला 16 का पहला 16 का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान देखिए 16 से लेकर राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रतिबद्ध करता है। नेक्स्ट भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता का मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो कानून की समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता और आर्थिक समानता। इसका राइट आंसर होगा जो आर्थिक समानता की बात नहीं की गई। कानून की समानता अनुच्छेद 13 के अंदर, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत और अवसर की समानता 16 के तहत, लेकिन जो मौलिक अधिकार में शामिल है जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य आसान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है। समान लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रस्तावित की जाएगी। कौन सा सही है? इसका जो राइट आंसर होगा ए आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन और मौलिक अधिकार करने की मन करने तो समझ किया? संविधान के प्रस्तावना पर समाजवादी शब्द जो ए को मतलब ये समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर और ए बी सी सभी के साथ मिलाकर तो भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन और मौलिक अधिकार करने समझ किया गया। इसका राइट आंसर डी सभी को एक साथ पढ़ने में। भारतीय संविधान के प्रमुख समाजवादी शब्द फिर ये संविधान का साथ मिलना सभी को एक समान कानून होगा, फिर संविधान के साथ मिलकर पढ़ना, फिर इन तीनों को एक साथ होगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त जो प्रस्तावना प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार प्रदान किया होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आर्टिकल 14 और 16 अनुच्छेद 14 और 16 को एक साथ जो समाजवाद शब्द को आर्टिकल 14 और 16 के साथ मिलाने पर जो सर्वोच्च न्यायालय समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान आर्टिकल 14 और 16 को पढ़ने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संविधान के किस प्रावधानों द्वारा अस्तित्व क्या? आर्टिकल 17 आर्टिकल 14 के विधि की स्वतंत्रता, आर्टिकल प्राण देख सकते हैं वाक्य व्यक्ति स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद आवश्यकता के अनुमूलन करता है जो किसी भी 17। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा आवश्यकता की समाप्ति होता है? आर्टिकल 17। नेक्स्ट भारतीय संविधान आवश्यकता का 17 आवश्यकता। नेक्स्ट भारतीय संविधान के छुआछूत ये सत्य देखिए कितना बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिए? जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के मौलिक अधिकार के अंतर्गत मौलिक सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिए गया? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर क्या होगा? 17। नेक्स्ट है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के सर्वोच्च में आवश्यकता के रूप में दिए गए विभेद के विरुद्ध शोषण विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्र संवैधानिक समता का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट होगा समता के अधिकार। नेक्स्ट है भारत की आवश्यकता के निवारण में से किन उपाय किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जनगणना के द्वारा, नौकरी में प्रवेश दिलाकर। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से आवश्यकता को संरचनात्मक हिंसा सबसे खराब स्वरूप है। आवश्यकता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति तो विचार कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर पहला और आप दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का जो अधिकार है 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए थे किसमें है? तो इसका राइट आंसर होगा पहला अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 से स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता, भाषा और व्यक्ति की स्वतंत्रता 6 प्रकार दी गई है। फिर अनुच्छेद 20 के अपराधों के लिए दोषित के संबंध, 21 का प्राण देख स्वतंत्रता, 21 के 1 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार, आर्टिकल जो 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का अनुरोध के संरक्षण दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल आर्टिकल 19 अभी बताया, ठीक है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित, तो प्रेस की स्वतंत्रता 19 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19। नेक्स्ट हमारा है भारत का संविधान में स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्गत नहीं है, तो 19 के पहला में। नेक्स्ट है भारत के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता 19 के ए में उपस्थित है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत नागरिक को मौलिक अधिकार है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 19 के ए के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, तो शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, एकत्रित इस अधिकार को इसका घेराव ऑप्शन जो अपना करते हैं नहीं निभाते, पहला का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा भारतीय गणतंत्र के संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के लिए प्रावधानिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 में प्रावधानिक स्वतंत्रता है। और 20 के अपराधों के लिए दोषित कटले, अपराधों के लिए जो 20 में दोषित के समय और 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी नहीं होता। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में विधि के समय प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल है, तो विधि के समय प्रक्रिया का सिद्धांत क्या शामिल है, आर्टिकल 21 में। इसमें विधि के अनुरूप ही उनको प्राणों से वंचित किया जाए तो नहीं किया जाएगा। नहीं तो भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा का दिया था, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बहुत ब्रॉड है, मैंने उस क्लास में बताया क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, आप एक बार जाके देखिएगा। नेक्स्ट है इसमें देखिए जो सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली और मेनका गांधी बनाम के मामले में ये आर्टिकल 21 में ये दिया गया है प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, तो अवसर का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, सॉरी आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। और 39 के जो भ है उसमें राजनीति आता है समान कार्य के लिए समान वेतन, लेकिन इसको जो यूपीपीएससी लोग इसको तीनों माना है, लेकिन इसका पहला और दूसरा ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित अधिकारों से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के डी के अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ने पाया था, तो डी क्या है, विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का। इसका राइट आंसर क्या होगा, एकांतता का अधिकार। क्या है एकांतता का, आप फिर देखते हैं हम लोग क्या है, क्या एकांतता का अधिकार। आर्टिकल जो 19 का डी है भारत और राज्य क्षेत्र में कहीं पे भी आवास संचरण का अधिकार, और 21 में जीवन का अधिकार मिलाकर पढ़ने से आता है एकांतता का अधिकार, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसके आगे देखते हैं हमारा निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे उपयुक्त कथन सही और सुनिश्चित ढंग से अर्थित है, तो इसका आपको बताना राइट आंसर कौन सा होता है। इसका जो राइट आंसर सी जो आर्टिकल 21 से प्राण स्वतंत्रता के और भाग 3 में इसको गारंटी की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है, तो आपको बताना निजता का जो अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट हमारा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद की व्यक्ति से विवाह करने का किसी भी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है, तो ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ये बोलता है कि आप अपने पसंद के लड़की या लड़के से आप विवाह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता, तो 21 के दायरे के अंतर्गत नहीं आता। एक चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न और पानी की गुणवत्ता को दूषित करना मृत्यु, जो मृत्युदंड इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं, तो आपको बताना ऐसा कौन सा अधिकार मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान में भी वो समाप्त नहीं हो सकता है। इसका जो राइट आंसर क्या होता है, इसका जो राइट आंसर व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। तो जो 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो 61 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार और 21 जो भी अपराधों के लिए दोषी इनके संरक्षण नहीं स्थगित नहीं किया, तो आपने बताया इसके पहले भी आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी जो मूल अधिकार आपातकालीन के दौरान समाप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। उच्चतम न्यायालय 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अधिकार के रूप में उन्नीकृष्णन और अन्य आंध्र प्रदेश वाले ये कहते हैं कि इस देश के नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है, अधिकार आर्टिकल 21 में से निकला है, इसीलिए इसको 21 के ए में जोड़ दिया गया 86 संविधान संशोधन इसको लागू किया 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट हमारा है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष तक की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, ये क्या है, मूल अधिकार है। देखिए यहाँ पे बताया 86 संविधान 2002 के तहत इसको लागू किया 1 अप्रैल 2010 से।
नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? तो 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? आपको बताना, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार और मकान का अधिकार। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट हमारा, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपर्याय है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा। नेक्स्ट हमारा, भारत के संविधान ने शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित कौन सा परिकल्पित है? तो मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, ठीक है, अस्थिरता का उन्मूलन, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 के अंदर। तो अस्थिरता तो 17 ये तो होगा नहीं, अल्पसंख्यकों हितों की सुरक्षा ये भी नहीं हुआ। कार्यक्रम तो पहला और चौथा होगा, देखिए पहला और चौथा। आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 क्या बोलते हैं? मानव के दुर्व्यवहार मतलब बलात्कार और प्रतिषेध का निषेध। आर्टिकल 24, कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चों को काम करने में मनाही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है? तो आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। इसका राइट आंसर बच्चों के लिए आर्टिकल 24। अगर बलात्कार बेगार ये सब पूछेगा तो आर्टिकल 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 में जोखिम पूर्ण कार्य संबंधित कारखाना मालिकों का नियोजन निषेध, ये निषेध है। तो ये क्या है? आंशिक निषेध है, पूर्ण निषेध है, युक्त ये निषेध है, पूर्ण निषेध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालिकाओं के नियोजन का प्रतिषेध होता है? आर्टिकल 24, ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, मूल अधिकार से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालिकाओं के शोषण से संबंधित है? तो बालिकाओं से आर्टिकल 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICCPR के अनुच्छेद डैश द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया था? आर्टिकल 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में व्यक्तियों को दोहरे दंड और सौ अभिसरण के संरक्षण? आर्टिकल जो 20 है दोहरे दंड के संरक्षण है, ठीक है, आर्टिकल जो 20 के क्लॉज 2 के अंतर्गत दोहरे दंड के लिए। नेक्स्ट है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बात नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान की संशोधित आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोग दंड नहीं किया, अपराधों की दोषी के संबंध होती है। आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 20 में है, ठीक है। आर्टिकल 19 वाक्य व्यक्ति अपराध देख सकते हैं। आर्टिकल 22 क्या है? दोष कुछ गिरफ्तारियों में निषेध है। नेक्स्ट, बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा की समस्या से प्रदान है। तो आर्टिकल क्या था? आर्टिकल 22 है, देखिए आर्टिकल 22। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आर्टिकल 22 में स्वयं के पसंद के व्यक्ति द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 का 24, निवारण का निरोध उपबंध करने वाले को 3 माह से अधिक नहीं किया जा सकता। फिर संसद भी द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकते जिनके अंतर्गत 3 माह से अधिक। इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है तो 3 माह के, बस 3 माह के लिए। जो प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के मतलब निवारक निरोध अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 महीने से ज्यादा वक्त के लिए बंदी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जाता है तो केवल 3 माह के तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान के अंतर्गत संविधान धर्म के प्रचार करने का, सिखों के कृपा ढाल करने का रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकाय को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा, पहला धर्म प्रचार करने का, सिखों कृपा, और जो हमारा है तीसरा राज्यों को समाज सुधार, लेकिन जो धार्मिक निकाय लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर धर्म के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपा ढाल कर धार्मिक स्वतंत्रता? आर्टिकल 25, आर्टिकल 25। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध क्या है? तो धर्म की स्वतंत्रता है, क्या है? धर्म की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत 25 में परोक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं है? तो बौद्धों को है, जैनों को है, तो इसमें क्या है? पारसियों का नहीं। आर्टिकल से इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आर्टिकल 25 के जो क्लॉज 2 में हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख शामिल है, लेकिन इसमें पारसी नहीं सम्मिलित है। नेक्स्ट तरफ चलते हैं, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो सदाचार, स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है मानववाद। नेक्स्ट हमारा, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगा था? लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, सदाचार और स्वास्थ्य। इसका राइट आंसर क्या होता है? पहला और चौथा, और हमारा यह है 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आर्टिकल 23 क्या मानव दिवस आती है? तो सही है। आर्टिकल 24 कारखाना आती है, ये भी सही है। आर्टिकल 26 के धार्मिक कार्यों को प्रबंधन की, आर्टिकल 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने वाले अधिकार। जो ये 29 है, ये 29 ना कर 30 होगा, ठीक है। चलिए, 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित इनको सही सुमेलित नहीं है। तो मानव दिवस तो सही है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण सही है, और संवैधानिक उपचार सही है, और शिक्षण संस्थानों के स्थापित 31 नहीं सही है। आर्टिकल इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, शिक्षण संस्थान का आर्टिकल 28 अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करना, संचालित करने का अधिकार दिया है? आर्टिकल 30। क्या है? आर्टिकल 30।
नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। तो ये है आर्टिकल 30 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग सबका